जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में देखते हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें भौतिक विज्ञान में हम लोग पहले कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी देखेंगे, जिसमें आज हम लोग महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे कि किस तरह से इसमें इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन आएंगे। हम लोग इसलिए इसकी परिभाषा को देखते चलेंगे क्योंकि इस परिभाषा से या फिर इस थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम लोगों को थ्योरी किसी चीज़ की पता रहेगी तो हम लोग उस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें पहला परिभाषा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये मानक मीटर है। मानक मीटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी लाल किरण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1650 763.73 गुना है। यानी कि एक मानक मीटर बराबर, यानी कि एक मानक मीटर इतने, यानी कि 1650 763.73 गुणे, यानी कि इतने के गुणे क्रिप्टन 86 नारंगी लाल के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। यानी कि जो नारंगी प्रकाश किरण तरंगदैर्घ्य निकलती है क्रिप्टन 86 से, वो इतने के गुणे के बराबर होती है एक मानक मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मानक मीटर किसके बराबर हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश वर्ष। अब लाइट ईयर क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। सिंपली इसी तरह का क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटेक्निक में, या फिर पूछ देगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो अगर आपको पता है तो आप तो बेझिझक मार देंगे। तो चलिए हम पहले इसके डिफिनीशन से कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, जो अभी मैंने कहा। यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश दूरी कहलाती है। यानी कि एक वर्ष में जो पूरी दूरी चलती है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, अब आपको अगर बताना हो तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अब नियर अबाउट तो इतना ही होता है, पर इसे लगभग में 10/16 भी कहीं कहीं लिखा रहता है और 10/13 किलोमीटर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसे पढ़ें कि इसे पढ़ें कि इसे पढ़ें। आप यही एक मानक पढ़ लीजिए क्योंकि अधिकतर यही पूछा जाता है। अगर आपके वो परीक्षा में अगर ए दे रहा है या फिर ए दे रहा है तो आप इसे भी मार सकते हैं, पर आपको परीक्षा में अगर ए दिया हुआ है तब आप सबसे पहले यही मारेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15। यही इसका इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एकदम इसी तरह के इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। चलिए अब देखते हैं अगला हम लोग परिभाषा। देखिए लिखा हुआ है कि मानक किलोग्राम। अब मानक किलोग्राम क्या होता है, तो एक मानक किलोग्राम बराबर कार्बन 12 यानी कि C6C12 के 5.0 गुणे 10⁻25 परमाणुओं के गुण द्रव्यमान। यानी कि इतने कार्बन 12 के 5.01188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें मानक सेकंड क्या होता है। मानक सेकंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मानक सेकंड जिस तरह से 1 किलोग्राम का हम लोग मान निकाला यहाँ पर, उसी तरह 1 सेकंड का मान किस तरह से निकलता है या फिर 1 सेकंड का मान क्या होता है, इसे हम लोग जानेंगे, जिसे मानक सेकंड कहते हैं। अब 1 सेकंड बराबर परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणुओं द्वारा, देखिए यहाँ पर लिखा है 91,631.770 बार कंपन करने में लगा समय। यानी कि जो सीजियम की घड़ी होती है, परमाणु सीजियम की घड़ी 133 होती है, उसमें जब इतने बार कोई कण कंपन करता है, परमाणु कंपन करता है, तो वही 1 सेकंड होता है। तो इस तरह से आपको एक डिफिनीशन पता चल गया, एक मान पता चल गया कि किस तरह से 1 सेकंड का क्या मान होता है। तो ये आप लोग कहीं भी कोई अगर अन्यथा पूछ देता है कि परमाणु 1 सेकंड क्या होता है, तो आप इस डिफिनीशन को याद करके आप बता सकते हैं उनके सामने। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है कि माध्य और दिवस। यानी कि माध्य और दिवस क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि माध्य और दिवस एक वर्ष में सभी सौर दिशाओं
कि औसत को माध्य और सौर दिवस कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में सभी दिवसों और औसत को माध्य दिवस कहते हैं। अब एक माध्य दिवस बराबर क्या होता है, तो एक माध्य और दिवस 8, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8000 इतने सेकंड के बराबर होता है, यानी कि 86,400 सेकंड के बराबर होता है। अर्थात 1 सेकंड बराबर 1/86,400 माध्य और दिवस। इस तरह से इसका मान निकल जाएगा। यहाँ से आपका माध्य और दिवस के बारे में पता चल जाएगा। देखिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक ये केल्विन है। अब केल्विन को किस तरह से इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो केल्विन का वैल्यू हम लोग इस तरह से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है कि जल के तिर्यक बिंदु पर उष्मागतिकी के मान का 1/273.16 वह हिस्सा 1 केल्विन होता है। अब देखिए 1 केल्विन बराबर, यानी कि देखिए 1 केल्विन बराबर जो होता है वो 1/273.16वां हिस्सा होता है। अब इतनावा हिस्सा को 1 केल्विन कहते हैं। यहाँ से आपको केल्विन का सीधे डेफिनेशन पता चल जा रहा है कि 1 केल्विन बराबर क्या होता है। अगर कोई पूछे 1 केल्विन क्या होता है तो आप उसे एग्जैक्ट इसी तरह बता सकते हैं कि 1/273.16वां भाग, यानी कि उष्मागतिकी के ताप का इतना जो भाग होता है वही 1 केल्विन होता है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा एम्पियर है, यानी कि ये जो परिभाषा है एम्पियर की परिभाषा है। एम्पियर की क्या परिभाषा है बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए निर्वात में रखे गए एकांक अनुप्रस्थ काट वाले 2 चालक तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है तथा समान वैद्युत धारा परस्पर समान दिशा में बहती है, उनके बीच में जो बल लग रहा है वो 2 × 10⁻⁷ प्रति लंबाई लग रहा है, तो इनमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। अब देखिए फिगर में दिखाया हुआ है कि कह रहा है कि एक अनुप्रस्थ काट वाली 2 छड़ें, यानी कि ये देखिए एक अनुप्रस्थ काट वाली 2 छड़ें, एक छड़ी यहाँ पर, एक छड़ी यहाँ पर है। अब इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस 1 मीटर है। 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है दिया हुआ है। और ये दोनों पहले ही बता दिया है कि निर्वात में रखी गई हैं और इनके बीच जो धारा बह रही है वो परस्पर एक ही दिशा में, तो देखिए ऊपर की तरफ आई धारा निर्वात में बह रही हैं और इनके बीच जो एफ बल लग रहा है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर लग रहा है। तो अब इनके बीच में जो धारा बहेगी वो 1 एम्पियर होगी। तो इस तरह से आपको 1 एम्पियर की वैल्यू पता चल जाएगी कि अगर कोई भी निर्वात में रखे हुए एक अनुप्रस्थ काट वाली 2 तार और जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और उनमें समान धारा से एक ही समान दिशा में अगर धारा बह रही है और उनके बीच जो बल लग रहा है वो अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर के बराबर है, तो उसमें जो धारा बहेगी वो 1 एम्पियर होगा। तो आपको इस तरह से यहाँ का मान पता चल जाएगा। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए, फिर 1 एम्पियर में धारा में लगने में कितने बलों की आवश्यकता होती है, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर की। चलिए अब ये भी कह सकता है कि इसे निर्वात में रखा जाए कि वायु में रखा जाए, तो इसे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसे निर्वात में रखना है। चलिए मोल का डिफिनीशन देखते हैं कि मोल के बारे में क्या है। तो देखिए कार्बन 12 समस्थानिक के 0.12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। अब देखिए कितना अच्छा है कि 1 मोल का आपको परिभाषा भी पता चल जाएगा कि कार्बन 12 समस्थानिक के 0.01 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं को संख्या को ही 1 मोल कहते हैं, जिसे अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। अब 1 मोल को ही अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। अब इसका मान क्या होता है, तो इसका मान लगभग 6.023 × 10⁻23 अणु या परमाणु या फिर आयन जिसे बोल सकते हैं, जहाँ पर जो सूटेबल आता है उसे बोला जाता है। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा पूछ सकता है कि 1 मोल बराबर क्या होता है, तो 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसी तरह और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 अवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है। 1 अवोगाड्रो संख्या बराबर भी इतना होता है। 1 अवोगाड्रो संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो 6.023 × 10⁻23 होता है, वही होगा हमारा मान। तो इस तरह से दो चीज़ की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 मोल बराबर क्या होता है, या फिर 1 परमाणु बराबर क्या होता है, या फिर 1 अवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कैंडेला।
अब कैंडेला क्या होता है, तो प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर, अब देखिए 101 और 325 न्यूटन प्रति मीटर के दाब पर किसी कृष्ण पिंड पर जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/60,000 मीटर स्क्वायर हो, उस पृष्ठ के अविलंब उत्पन्न ज्योति तीव्रता एक कैंडेला होगा। तो इस तरह से आप इस डेफिनेशन को पढ़ करके एक कैंडेला के वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला अब देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा टॉपिक आ गया है कि लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक। हम लोग जैसा कि मात्रक मीटर में मैंने लंबाई को देखा, द्रव्यमान को जिस तरह के एसआई पद्धति में किग्रा देखा, या फिर और समय को हम लोग सेकंड में देखा। तो इसे सिर्फ इसी पद्धति में नहीं बल्कि और इसे अन्य मात्रकों में भी हम लोग जान सकते हैं कि किस तरह से इसे अन्य मात्रकों में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इस तरह का ये जो दिया हुआ है चार्ट, आप लोग इसे पोज करके आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे तभी आपको कोई भी न्यूमेरिकल या फिर अदर किसी तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे काफ़ी आसानी तरीके से लगा सकते हैं। जैसा कि अब देखिए लंबाई के यहाँ पर इतने ज़्यादा मात्रक हैं। अब इसे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन में आता है। तो अब देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। हमने तो मीटर में पढ़ा, पर यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम भी लंबाई का ही मात्रक है, इसका भी वैल्यू 10⁻10 मीटर होता है। अब क्वेश्चन किस तरह से देगा, आ जाएगा वहाँ पर बहुविकल्पी में कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। अब वहाँ पर दे देगा 10⁻10 मीटर, 10/4 मीटर और 10/3 मीटर, 10/6 मीटर, इस तरह के ABC करके वैल्यू दे देगा। अगर आपको 1 एंगस्ट्रॉम बराबर ये वैल्यू पता है कि 10⁻10 मीटर होती है, तब तो आप इसे काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर अन्यथा नहीं पता है तब तो आप नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए लंबाई के अन्य मात्रकों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें इसे जानने के लिए और इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आते हैं तो अक्सर इसी में एंगस्ट्रॉम में या फिर माइक्रोन में दे दिया रहता है, तो आपको कन्वर्ट करके मीटर में लेकर आना रहता है। तो अगर आप कन्वर्ट करने को जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, तो यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻10 मीटर हम लिख सकते हैं। तो अगर आपको पता है वो वैल्यू तब तो आप उसे लिख देंगे, अन्यथा अगर आपको नहीं पता है तब तो आपके लिए परेशानी हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी थोड़ा भी नहीं हिलेगा। तो इसीलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब पूरा क्या है। तो 1 एम्पियर बराबर 10⁻10 मीटर होता है। अब 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर होता है। इसी तरह 1 मेगामीटर बराबर क्या होता है, तो 10⁻6 मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सब में बेस में 10 ही रहेगा, 10 के ऊपर जो भी घात लगेंगे वो लगेंगे। अब यहाँ पर आप लोग माइक्रो और मेगामीटर में, माइक्रोन और मेगामीटर में आपको कन्फ्यूजन होगा कि इस पर 10⁻6 मीटर है, इस पर 10/6 मीटर है। तो अगर 1 माइक्रोन पूछेगा तब तो 10⁻6 मीटर होगा, और 1 मेगामीटर पूछेगा तो 10/6 मीटर होगा। तो इस तरह से आपको जो घात लगे हुए हैं उसे काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अगर कहीं आपको माइक्रोन पूछा और आपने 10/6 मीटर सिर्फ लगा दिया और माइनस को नहीं लगाया, तब तो आपका न्यूमेरिकल पक्का गलत है, या फिर उस पर बेसिस सवाल भी तुरंत गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा कि 1 मीटर बराबर 10/6 ही मीटर होता है। अब 1 टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। अब 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर होता है, और 1 किलोमीटर बराबर 10/3 मीटर होता है, और 1 गीगामीटर बराबर 10/9 मीटर होता है। अब देखिए 1 प्रकाश वर्ष बराबर, जो कि अभी मैंने कुछ ऊपर ही अपनी उसका डिफिनीशन बताया, 1 प्रकाश वर्ष बराबर है दूरी का मात्रक होता है, और इसका मैंने बताया था ना कि 9.46 × 10⁻15 मीटर अक्सर दिया रहता है, तो यही वैल्यू दिया रहता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे। अब मैं आप लोगों को अगर थोड़ा और डीपली बताना चाहूँ, तो अगर आप लोग इसमें कन्फ्यूजन हो कि 10⁻6 या फिर 10⁻9 है और 10/9 है, तो इसका क्या मतलब होगा। अब 10 का 9 मतलब 10 के बाद जितने 9 जीरो आएंगे तो उसे 10 का 9 हो जाएगा, और 10⁻9 का मतलब 1/10/9 हो जाएगा। 1/, अब जीरो में यहाँ पर 9 जीरो बढ़ाएंगे तो इस तरह से इसका मान पता चल जाएगा। तो आप लोगों को काफ़ी आसानी तरीके से इस लंबाई के मात्रक को पता चल गया। अब द्रव्यमान के अन्य मात्रकों को हम लोग देखेंगे कि द्रव्यमान में भी कितने मात्रक होते हैं। तो जिस तरह से लंबाई के मात्रक को आप लोगों ने पढ़ा है उसी तरह से है, बस इसके लास्ट में जो ये मान दिया हुआ है यही चेंज होता है। तो देखिए 1 माइक्रोन ग्राम बराबर क्या होगा, तो
तो मैंने ऊपर ही पढ़ा कि 1 माइक्रो बराबर 10⁻6 होता है, पर यहाँ द्रव्यमान की बात हो रहा है तो यहाँ पर किग्रा लगेगा और यहाँ पर देखिए ग्राम लगा हुआ है। तो 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻6 किग्रा। एक मिलीग्राम बराबर 10⁻3 किग्रा। अब 1 ग्राम बराबर 10⁻3 किग्रा और 1 क्विंटल बराबर 10⁻2 किग्रा और 1 मिली टन बराबर 10⁻3 किग्रा होता है। तो इस तरह से द्रव्यमान का भी आप लोगों को मात्रक पता चल गया, जो अन्य मात्रक होते हैं। काफ़ी ज़्यादा पूछ देता है, अन्यथा कोई लोग इसी तरह पूछ देते हैं 1 कुंतल बराबर कितना किलो होगा, तो आप तुरंत बताएंगे 10⁻2 किग्रा यानी कि 1000। तो इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसे बता देंगे। अब देखिए समय के मात्रक, जैसे कि समय तो हम लोग एसआई में देखे थे या फिर सीजीएस में देखे थे, सभी में सेकंड ही होता है, पर इसके अन्य मात्रक भी हैं। उसे किस तरह से हम लोग जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। अब 1 पिको सेकंड बराबर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं 1 पिको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकंड होता है 1 पिको सेकंड बराबर, और 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻9 सेकंड होता है, और 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10⁻6 सेकंड होता है, और जो 1 मिली सेकंड बराबर होता है 10⁻3 सेकंड होता है। तो इस तरह से आपको समय के भी मात्रक के बारे में पता चल गया। तो आप इस जो चार्ट को आप लोग देख रहे हैं सीरियल से, उसे आप लोग पोंछ करके काफ़ी ध्यानपूर्वक से देखें और पढ़ें, ताकि आप लोग बाद में भी इसे अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, तो आपको नॉलेज बढ़ेगा। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 नैनो सेकंड बराबर कितना होगा, तो आपको अगर पता है तब तो 10⁻9 सेकंड मार देंगे तुरंत ही। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के हल्के फुल्के क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। और हम लोग आगे देखते हैं, एक सारणी देखिए बना हुआ है, जिसमें कुछ मात्रक दिए हुए हैं, 10 के घात दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी 10 के घात पे बताया था कि कहीं 10 पे घात पे -6 हो जा रहा है, कहीं 10 पे घात पे -9 हो जा रहा है, कहीं 10 पे घात पे -12 हो जा रहा है, तो कहीं 10 पे घात पे 3 हो जा रहा है। तो उस तरह के एक घात की वैल्यू दी हुई है, उसका जो वैल्यू, जिस चीज़ का वैल्यू दिया है वो दिया हुआ है प्रत्यक्ष, और संकेत दिया हुआ है, यानी कि उसे किस तरह से डिनोट करेंगे। अब इतना बड़े मान को अभी मीटर को इस तरह लिखते हैं, तो अब हर जगह तो मीटर को इतना बड़ा लिखेंगे नहीं, इसीलिए यम हम लोग लिख देते हैं। अब अगर एंगस्ट्रॉम को हम लोगों को लिखना होता है तो ए पे इस तरह से लिख देते हैं, या फिर अदर माइक्रोन को इतना बड़ा हम लोग माइक्रोन कहाँ लिखेंगे, तो इसीलिए इस तरह का म्यू बना देते हैं। तो इस तरह के जो सांकेतिक वैल्यू होते हैं उसे भी जानना कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में सांकेतिक वैल्यू दे देता है कि 10 माइक्रोन। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि इसे माइक्रोन कहते हैं, तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें जानना बहुत ही बेसिक नॉलेज है, और इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माइक्रोन, यानी कि मैंने बताया था कि 10 पे -6 घात होता है। देखिए 10 पे -6 घात यहाँ पर है, और माइक्रोन का म्यू इस तरह दिया हुआ है। अब नैनो देखिए 10 पे -9 और यन, यानी कि 10 पे -9। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ऊंचे का वैल्यू दिया हुआ है, बेस जो है 10 पे हमेशा सब पर 10 ही रहेगा। तो इस तरह से आप इस सारणी को आप लोग देखिए और इसे पोस्ट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को बाद में इसका सांकेतिक मान, इसका वैल्यू आप लोगों को पता चल जाए। अब देखिए यहाँ पर किलो का के होता है 10 पे 3 होता है, हेक्टर, डेसा, डाई, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिए हुए हैं। अगर आप लोग इस सब चीज़ों को अगर याद कर लेते हैं, तो आप लोगों का कोई भी परीक्षा है, अगर हल्का फुल्का परीक्षा आ रहा है तो आप नहीं रोक, उसमें आप लोग एकदम अच्छे नंबर लाएंगे, और पॉलिटेक्निक तो आप लोगों का उसी तरह निकल जाएगा। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। -10 मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोट में कन्वर्ट करके बताया हुआ है, तो आप लोग इसी तरह के कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 1 × 10 पे -6 मीटर। मैंने अभी बताया कि 1 माइक्रो बराबर 10 पे 6 मीटर होता है, 10 पे -6 मीटर होता है। अब 1 गुणे कर दिया है तो इसका मान कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि 1 का गुणा करने पर कुछ नहीं होता है। अब देखिए 1 माइक्रोमीटर का पूछा है, तो 10 पे -6 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 नैनोमीटर पूछा है, 1 नैनोमीटर बराबर 1 × 10 पे -9 सेकंड। एक फेम्टोमीटर पूछा है, तो 1 × 10 पे -15 मीटर होगा। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी तरीके से इन क्वेश्चनों को आप धीरे धीरे याद करके, या फिर इस महत्वपूर्ण थ्योरी या फिर परिभाषाओं से आप लोग जान सकेंगे, ताकि आप लोग परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से लगा देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।